प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा, प्रश्न पत्र द्वितीय मेरा समावेशी विद्यालय बनाना, इस विषय के अंतर्गत ही मेरा जो प्रकरण है आज शिक्षा आयोग, जिसको शिक्षा आयोग के 17 सिद्धांत थे, उन 17 सिद्धांतों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। और इसमें नीति विषयक कथन है, ये नीति विषयक कथन है 17, इनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। प्रशिक्षणार्थियों, पहला जो सिद्धांत है वो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये मैंने आपको उसमें बताया था RTE के अंतर्गत जो 6 से और 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 6 से और 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक के लिए, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, कैसा भी बालक हो, प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये मैंने आपको इसमें उन्हें इस ओर ले चलता हूँ, सिद्धांतों की ओर। तो इसमें शिक्षकों का स्तर व परिपलब्धियां व शिक्षा, ये भी एक इसमें द्वितीय सिद्धांत है कि शिक्षकों का स्तर कैसा है। शिक्षक अगर सामान्य स्तर के हैं तो सामान्य विद्यालयों में, और विशिष्ट मान लो शिक्षक हैं, प्रशिक्षित हैं, तो वो शिक्षक विशिष्ट विद्यालयों में और विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए, ये उनकी और उनकी उपलब्धियां कैसी हैं, कैसे उनके परिणाम रह रहे हैं, उन शिक्षकों के कैसे परिणाम हैं, कैसी उपलब्धियां हैं, कैसी उपलब्धियां हैं, और शिक्षा का स्तर उनका कैसा है, उनका किस प्रकार का शिक्षा का स्तर है, ये आपको इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ये शिक्षा आयोग के 17 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के बारे में जो पहला निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो गया, यह RTE जो 2009 के अंतर्गत थी, उसके माध्यम से था। शिक्षकों का स्तर और परिपलब्धियां एवं शिक्षा, ये भी शिक्षकों के उस पर विशिष्ट शिक्षक हैं, सामान्य शिक्षक हैं, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, किस प्रकार से और कैसा उनका परीक्षा परिणाम, कैसी उनकी उपलब्धियां हैं, कैसी उनकी शिक्षा की स्थिति है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अब आता है भाषाओं का विकास, कि भाषाओं का विकास कैसे किया जाए। देखिए, हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व है, लेकिन जहाँ हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी को, हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि अंग्रेजी क्या है, ये एक विदेशी भाषा भी है, और विदेशी भाषा के साथ में इसको जो दर्जा मिला है वो मिला है उसका, इसको जॉइंट लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये संपर्क भाषा है, और तृतीय भाषा के रूप में जो भारत के संविधान में वो संस्कृत भाषा है या उर्दू भाषा है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि इसमें जो भाषाएं, तो भाषाओं के विकास किया जाए। अब भाषा चाहे कोई सी भी है, भारत में तो 14-15 जो भाषाएं हैं ये राष्ट्रीयकृत भाषाएं हैं, लेकिन मुख्य जो भाषा है हिंदी है, अंग्रेजी है, इनको बढ़ावा दिया जाए, इनका विकास किया जाए। आपने देखा होगा हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो हिंदी दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा दिए, अधिक से अधिक महत्व दिया जाए हिंदी के लिए। जितने भी सरकारी जो कार्य हैं वो हिंदी में किए जाएं। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया, घोषित किया गया है, फिर भी हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी भाषी राज्यों में स्थिति कम है, वहाँ अंग्रेजी को बढ़ावा है, और यहाँ अंग्रेजी वहाँ उनकी अच्छी पाई जाती है।
साउथ के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ अंग्रेजी हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी की स्थिति अच्छी है, और हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ अंग्रेजी की स्थिति सामान्य है। इसलिए भाषाओं का विकास किया जाए, ये शिक्षा जो आयोग है उसका सिद्धांत है कि भाषाओं का विकास किया जाए। अब आता है नंबर 4, प्रतिभाओं की पहचान। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनका सर्वे किया जाए और सर्वे के आधार पर उन बालकों का विकास किया जाए। प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनको विशेष योगदान दे करके उनको आगे बढ़ाया जाए, और जो सामान्य बालक हैं उन सामान्य बालकों की स्थितियों का भी विशेष ध्यान दिया जाए और उनको भी अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि वो अधिक से अधिक शिक्षा से जुड़े रहें और शिक्षा में अपनी स्थिति बनाए रखें। इसके बाद में जो प्रतिभाओं की पहचान है, वो प्रतिभाओं की पहचान के आधार पर जो प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी आयु के आधार पर, उनकी योग्यताओं के आधार पर उनका चयन किया जाए, सिलेक्शन किया जाए। उसके बाद में उन्हें तत्संबंधी के विचार के ऐसे अच्छे अवसर दिए जाएं और उन्हें प्रेरणा दे करके उनको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए ऐसी प्रतिभाशाली जो आपने देखा होगा, कई ऐसी संस्थाएं जो प्रतिभाशाली परीक्षाएं आयोजित करती हैं, ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करती हैं कि वो अपने इसमें अधिक से अधिक प्रतिभा खोज परीक्षाएं होती है, विज्ञान खोज परीक्षाएं होती हैं, वो इसी के अंतर्गत आती हैं। प्रतिभा खोज परीक्षाएं और जो विज्ञान खोज परीक्षाएं वो इसी श्रेणी में आती हैं। अब कार्य अनुभव, उसके बाद में शैक्षिक कार्य अनुभव तथा राष्ट्रीय सेवा। आपने देखा होगा SUPW कैंप वगैरह, कार्य योजना शिविर ऐसे लगा करके इनको अधिक से अधिक संचालित किया जाए। सेवा और सहायता की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि अधिक से अधिक बालक इसका लाभ उठा सकें। कक्षा तक ही सीमित नहीं, बालकों को पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी ऐसे कार्य अनुभव हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय सेवा योजनाएं हैं, स्काउटिंग से हैं, जो भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो विद्यालय स्तर पर संचालित की जाती हैं। इनके माध्यम से समाज में जागृति लाई जाए, समाज में समानता के अवसर, सेवा भाव किया जाए, और इन कार्यक्रमों के द्वारा ही स्व सहायता व चरित्र का निर्माण होता है और सामाजिक जो प्रतिबद्धता है वो बढ़ती है। समाज का विकास होगा, चारित्रिक विकास होगा, और इन सेवाओं के माध्यम से ही अधिक से अधिक लाभ लिया जाए। इसके बाद में शैक्षिक अवसरों में समानता हो। जो शैक्षिक अवसर हैं वो समान रखे जाएं। एक तो सामान्य बालकों के शैक्षिक अवसर, एक विशिष्ट बालकों के शैक्षिक अवसर, एक ST SC OBC के शैक्षिक अवसर। ऐसे शैक्षिक अवसरों में अंतर नहीं रखा जाए, इनको सामान्य स्थिति में लाया जाए, सबके लिए समान अवसर दिए जाए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, लिंग, धर्म आदि इनके आधार पर ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं की जाए, उत्पन्न नहीं की जाए, जिससे कि इनको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो ये शैक्षिक अवसरों में समानता हो, किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव न हो। शैक्षिक अवसरों में अगर प्रधानता होगी तो इनके लिए बहुत अधिक ऐसी अवसरों की ओर अग्रसर हो रहेंगे, जिससे कि वो अधिक से अधिक वो इन शैक्षिक अवसरों में प्रधानता रखें। इसके बाद में जो आता है वो विज्ञान, शिक्षा और शोध। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आज का वर्तमान युग है वो विज्ञान का युग है। किसका युग है? विज्ञान का युग है। विज्ञान की सबसे ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करता है विज्ञान। तो देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से विज्ञान की शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। देखिए, राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान का बहुत ही अधिक योगदान है। आज जो राष्ट्र के विकास हो रहे हैं वो विज्ञान के कारण हो रहे हैं।
चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी प्रकार का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विज्ञान का क्षेत्र हो। बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं करके, बड़े बड़े ऐसी व्यवस्थाएं करके विज्ञान क्या है, जो असुविधाएं हैं उनको सुविधाओं में बदल देता है। विज्ञान ये अपने ज्ञान के कारण जो असुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, उनको ये सरल बनाता है संसाधनों के द्वारा, और सुविधाओं जो असुविधाओं को सुविधाओं में बदल देता है। इसी प्रकार से जो स्कूल शिक्षा है उसका और विज्ञान और गणित शिक्षा का बहुत अधिक ही महत्व दिया जाए। विज्ञान व गणित शिक्षा पर बहुत अधिक महत्व दिया जाए। शिक्षा, स्कूल शिक्षा में, इसमें सामान्य शिक्षा तो है ही है, कला शिक्षा है ही है, लेकिन विज्ञान शिक्षा की ओर विशेष ही ध्यान रखा जाए, जिससे कि राष्ट्र का अधिक से अधिक विकास हो सके। उसके बाद में आता है कृषि और उद्योग के लिए भी शिक्षा। कृषि और उद्योग धंधों के लिए भी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें कृषि की शिक्षा बहुत अनिवार्य की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिकाएं इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। ग्रामीण क्षेत्र में इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। किसका? कृषि और उद्योग धंधे ये शहरों में बहुत अधिक पनप रहे हैं इस समय, और शहरों से गांवों की ओर भी ये बढ़ रहे हैं। जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में, और दीर्घ उद्योग हैं ये शहर क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं। ये भी एक जो शिक्षा आयोग की 17वां सिद्धांत था कि कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाए। कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर एजुकेशन, और जो औद्योगिक है तकनीकी शिक्षा, इसको बहुत ही अधिक महत्व दिया जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। ऐसे प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। कृषि जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनकी अधिक से अधिक प्रत्येक राज्य में इनकी स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि कृषि को अधिक महत्व हो। इसी प्रकार से उद्योग धंधों के लिए भी जो प्राविधिक शिक्षा है, उद्योग धंधे वाली शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, इस व्यावसायिक शिक्षा को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाए। देखिए, प्राविधिक जो शिक्षा है, शोध और उद्योगों के आधार पर ये इनका संचालन किया जाए। इसके बाद में देश में जो कई प्राविधिक मानव शक्ति हैं, उनकी आवश्यकता है कि वो सतत परीक्षण करते रहें, लगातार परीक्षण करते रहें, और उद्योग धंधों और व्यावसायिक शिक्षा को, कृषि शिक्षा को अधिक से अधिक महत्व दिया जाए और अधिक से अधिक इनका विकास किया जाए। इसके बाद में देखिए, जो शैक्षिक संस्थाओं के उत्पाद तथा नौकरी संबंधी जो संभावनाएं हैं, उनका संतुलन बना रहेगा। अगर इस प्रकार से रहा तो कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा, तो इसमें सेवा और इसके लिए संतुलन बना रहेगा। इसके बाद में आता है 9वां, पुस्तकों का उत्पादन। जो पुस्तकों का उत्पादन है, वो पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। पुस्तकों की जो गुणवत्ता है, उसमें बहुत अधिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जाना चाहिए। उसके बाद में प्रोत्साहन और उन्मूलन नीति व पारिश्रमिक की सहायता से क्षमता वाले लेखकों को आकर्षित किया जाए। जो क्षमता वाले जो लेखक हैं, उन लेखकों को अच्छी पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए, जिससे कि वो अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी और श्रेष्ठ पुस्तकों का उत्पादन कर सकें। और तत्काल ध्यान दिया जाए, जिससे पाठ्य पुस्तकों में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन किया जाए। जो पाठ्यक्रम में पुस्तकों के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है,
और पाठ्यक्रम में जो किसी प्रकार की खामियां हैं, उन खामियों को समय समय पर दूर किया जाए और उनमें परिवर्तन करके उन पुस्तकों में परिवर्तन के द्वारा ही शिक्षा में स्तर में सुधार किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकें ये विद्यार्थियों का मित्र होती है। शिक्षक तो शिक्षक है ही है, लेकिन पाठ्य जो पुस्तकें हैं वो शिक्षा ये छात्रों का एक मित्र होती है पाठ्य पुस्तकें। इसके बाद स्वशासी कुछ पुस्तकें भी निगम बनाए जाए और पाठ्य पुस्तकों को सामान्य स्थिति में प्रादेशिक भाषाओं में अधिक से अधिक इनका निर्माण किया जाए, इनको महत्व दिया जाए। प्रादेशिक भाषाओं में अधिक से अधिक पुस्तकों को महत्व दिया जाए, जिससे कि विश्वविद्यालय स्तर पर इन पुस्तकों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। इसलिए पुस्तकों का जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक किया जाए और पुस्तकों को इतना बढ़ावा दिया जाए, पुस्तकों में परिवर्तन किए जाए। उन परिवर्तनों के माध्यम से शिक्षा में भी परिवर्तन होगा। अगर पुस्तकों में परिवर्तन होगा तो शिक्षा में भी परिवर्तन होगा। इसलिए पुस्तकों का जो उत्पादन है वो नवीनीकरण के द्वारा, नए नए कौशलों के द्वारा, नई नई स्थितियों के द्वारा इनको उत्पादन किया जाए। अब आता है परीक्षाएं, एग्जामिनेशंस। ये भी परीक्षाओं में सुधार का लक्ष्य होगा और परीक्षाओं के सुधार में इसमें परीक्षाएं विश्वसनीय होनी चाहिए। ये नहीं सब आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हैं उस विषय का पेपर आउट हो गया, उस पेपर वो आउट हो गया, अरे वो प्रश्न पत्र लीक हो गया। आपने अखबारों में सुना होगा, बड़ी विषम परिस्थितियां हैं इस समय। पेपर होता नहीं है, उससे पहले मार्केट में आ जाता है। परीक्षाओं की गोपनीयता पर इस समय प्रश्न खड़ा हुआ है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, वर्तमान जो परीक्षा स्थितियां हैं वो बड़ी विषम है। चाहे परीक्षाएं किसी भी प्रकार की हो, चाहे स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज लेवल पर हो, विश्वविद्यालय लेवल पर हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो, इन सभी जो परीक्षाएं इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। आप अखबारों में सुनते हो आए दिन फलाने विषय का प्रश्न पत्र लीक हो गया। आज उस प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया। अरे ये क्या है? गोपनीयता नाम की चीज नहीं है। जो बालक मेहनत करता है, दिन रात पसीने की अपनी मेहनत करता है, उस बालक के लिए पूछो कितना दुख होता है, उनकी स्थितियां कैसी होती हैं। उन बालकों से पूछो दिन रात मेहनत करते हैं और प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और वो आगे के लिए बढ़ जाता है। बालक निराश हो जाता है, बालक निराश हो जाता है और वो किसी प्रकार से परीक्षा देने से बिल्कुल कुंठित हो जाता है। इसलिए मेरा कहना है प्रशिक्षणार्थियों कि अधिक से अधिक शिक्षा को जो परीक्षाएं इनकी गोपनीयता रखी जाए, गोपनीयता रखी जाए और परीक्षाओं में सुधार किया जाए अधिक से अधिक, और जो वैधता है उसको बढ़ावा दिया जाए, अवैधता को नहीं, वैधता के लिए बढ़ावा दिया जाए। और मूल्यांकन को एक स्तर से सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन परीक्षाएं एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी नहीं रुकती है। लेकिन वर्तमान जो स्थितियां हैं परीक्षा की वो बहुत ही दयनीय एवं शोचनीय है। इसलिए पुनः बता रहा हूं, परीक्षाओं को विश्वसनीय, गोपनीय, वैधतापूर्ण और उसके बाद में इन परीक्षाओं में सुधार किया जाए। आपने देखा होगा उन बालकों से गुजरती है जो बालक दिन रात पसीने से मेहनत करते हैं और पेपर जब आउट हो जाता है तो उनमें बहुत ही कुंठित भावनाएं जागृत हो जाती हैं और वो बालक पिछड़ भी जाता है। इसलिए परीक्षाओं में
विश्वसनीयता होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए। ये इसका विशेष ध्यान रखा जाए परीक्षाओं के अंदर। ये 10 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं। अब आता है अगला है माध्यमिक शिक्षा। अरे प्राथमिक शिक्षा है फाउंडेशन एजुकेशन की। शिक्षा की जो स्तर है वो प्राथमिक स्तर है। अगर प्राथमिक स्तर नींव को ही अगर मजबूत रखा जाएगा तो महल भवन तो अपने आप स्वतः ही खड़े हो जाएंगे। इसलिए शिक्षा में अगर बदलाव किया जाए, प्रशिक्षणार्थियों प्राथमिक शिक्षा में की जाए पहले, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा में बदलाव किया जाए। पहले प्राथमिक शिक्षा में, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा में। तो माध्यमिक 2 प्रकार की है। एक तो माध्यमिक कक्षा जिसको 6 से 10 तक, और एक उच्च माध्यमिक 9 से 12 तक। इसमें शैक्षिक सुविधाएं सामाजिक परिवर्तन के अनुसार इनमें रूपांतरण मुख्य रूप से किया जाए, और सभी क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षाओं की जो सुविधा है उनका अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। उनका बहुत अधिक से अधिक विस्तार किया जाए माध्यमिक लेवल पर। और इस स्तर पर जो तकनीकी शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, उनको सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर इनको बढ़ाने की आवश्यकता है। एक सामान्य शिक्षा से काम नहीं चलेगा। इस समय तकनीकी और विशिष्ट शिक्षा की, व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। और सुविधा मोटे और विकासशील अर्थव्यवस्था जो वास्तविक जो आज शिक्षा का जो रूप हो गया है वो केवल नौकरशाही हो गया है कि नौकरी मिलनी चाहिए, आगे तो कुछ अरे नौकरी की व्यवस्था हो। आपने देखा होगा जो वर्तमान शिक्षा है वो नौकरी तक ही सीमित है, नौकर बनाती है केवल। अवसर और मालिक बनाने में वर्तमान शिक्षा असमर्थ है। इसमें बदलाव होना चाहिए। आज की जो शिक्षा है वो नौकरशाही शिक्षा है, केवल लगभग लटक पटक के नौकरी मिलनी चाहिए। अवसर और मालिक बनने की शिक्षा नहीं है। ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो अधिक से अधिक मालिक, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में अधिक से अधिक मालिक तैयार कर सके, और शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरशाही को कम करके और अधिकारी वर्ग को अधिक महत्व दिया जाए, अधिक विकसित कर सके। विश्वविद्यालय में शोध को अधिक सहायता देने की आवश्यकता है। शोध, परीक्षाओं से इनसे ही काम नहीं चलेगा, शोध होना चाहिए। एक न एक विषय पर शोध होना चाहिए विश्वविद्यालय स्तर पर। इनको अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उसे निकट से संबंधित होना चाहिए शोध से। शोध से क्या होना चाहिए? निकटतम होना चाहिए। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रयोग पुस्तकालय ये भी होने चाहिए। उसके बाद में शोध को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। शोध को अगर अधिक महत्व देंगे तो इनकी स्थितियां बढ़ेंगी। इसलिए शोध को बहुत अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए विश्वविद्यालय स्तर पर। विश्वविद्यालय स्तर पर शोध को बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूं कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं तो आयोजित की जाएं, लेकिन कुछ शोधों को भी महत्व दिया जाए एवं जो परीक्षाएं व्यावसायिक हैं, तकनीकी शिक्षा है, इस पर भी विशेष बल दिया जाए। इसके ऊपर भी विशेष बल दिया जाए। अब आता है अंशकालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम। अंशकालीन शिक्षा, पार्ट टाइम, कुछ समय के लिए अंशकालीन शिक्षा, एवं उसके बाद में आता है पत्राचार के द्वारा कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। पत्राचारों के द्वारा पाठ्यक्रम, अंशकालीन शिक्षा, पार्ट टाइम। जो बालक आपने देखा होगा दिन रात परिश्रम करते हैं, अपने
घर को चलाने के लिए, अपने माता पिता और इनकी सेवा के लिए वो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अंशकालीन शिक्षा ग्रहण करते हैं। और पत्राचार पाठ्यक्रम, इसको विशेष महत्व दिया जाए। विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रम को विकसित कर दिया जाए एवं यह सुविधाएं माध्यमिक और विद्यालय के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को कृषि और उद्योग धंधे और अन्य कर्मचारियों के लिए भी विकसित की जानी चाहिए एवं उनके लिए सुविधाएं देनी चाहिए। ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे कि उनको शिक्षित करना चाहते हैं और उनके लिए पूर्णकालीन आधार पर न होकर के अंशकालीन भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पार्ट टाइम, फुल टाइम नहीं दे सकता तो पार्ट टाइम शिक्षा की व्यवस्थाएं की जाएं। उसके बाद में जो नंबर 14 में आता है वो आता है साक्षरता का प्रचार, साक्षरता का प्रसार किया जाए। हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है और गांवों का देश है और गांवों में साक्षरता दर कम है। केरल में सबसे ज्यादा 94% साक्षरता है, जबकि राजस्थान में मात्र 22% साक्षरता है। इसलिए गांवों में इनमें साक्षरता एवं प्रौढ़ साक्षरता को विशेष महत्व दिया जाए। साक्षरता और प्रौढ़ साक्षरता को विशेष ही महत्व दिया जाए एवं इसके लिए जो शिक्षकों एवं छात्रों में साक्षरता में अभियान में विशेष रुचि ली जाए और छात्रों को सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक साक्षरता की ओर महत्व प्रदान किया जाए। छात्रों को अधिक से अधिक साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समाज में साक्षरता को बहुत अधिक महत्व दिया जाए, शामिल किया जाए और युवा किसानों को और युवाओं को स्वरोजगार के साथ साथ में प्रौढ़ शिक्षा एवं ऐसी शिक्षा जो साक्षरता बढ़ाए उसको भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद में आता है जो अगला है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अल्पसंख्यक जो हमारे देश में जिनकी संख्या कम है, ऐसी जातियां हैं जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आती हैं, इनको शिक्षा के लिए विशेष अवसर दिए जाएं। कई ऐसी जातियां हैं जो अल्पसंख्यक श्रेणी में आती हैं, उनके लिए शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। उनके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 1961 में आयोजित एक सम्मेलन में सुझाव दिया था कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए विशेष ही महत्व दिया जाए। 1961 में यह सुझाव दिया था कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और शैक्षिक हितों को भी सुरक्षित रखने के प्रयास किए जाएं। जो शैक्षिक हित हैं उनको सुरक्षित रखने के भी उनको ऐसे प्रयास किए जाएं। ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा हुई। अब आता है खेलकूद। तो खेलकूद है तो इसमें भी खेलकूद संबंधी सुविधाओं का विस्तार किया जाए। स्कूल स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए और होनहार बालकों को प्रोत्साहित किया जाए और खेलकूद को विशेष महत्व दिया जाए और खेलकूद के साथ में स्वास्थ्य को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाए। ये भी इनकी आवश्यकता है। खेलकूद प्रतियोगिताओं की भी खेलकूद को महत्व दिया जाए और साथ में योग, स्वास्थ्य, इनको भी महत्व दिया जाए। इसके बाद में अल्पसंख्यकों की शिक्षा हो गई, खेलकूद हो गया। अब जो शैक्षिक संरचना है
इसका भी एक महत्व रखा जाए। शैक्षिक संरचना, देखिए देश के सभी भागों में एक समान शैक्षिक संरचना लाभान्वित या लाभकारी होगी, एक समान होगी तो, और भिन्न भिन्न होगी तो लाभकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस संबंध में अंतिम जो लक्ष्य है शैक्षिक योजना का वो 10+2+3 का होगा, जिसमें 2 वर्षों में उच्च माध्यमिक स्तर पर होगा, उच्च माध्यमिक स्तर पर, और स्थानीय परिस्थिति के अनुसार विद्यालय और महाविद्यालय दोनों में ही ये परिवर्तन किया जाए। देखिए पहले इसमें जो व्यवस्थाएं हैं कक्षा 1 से 10 तक, उसके बाद में +2 जूनियर सीनियर, उसके बाद में +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष, 3 पार्ट, BA BSc BCom। ये सामान्य शिक्षा का इस समय वर्तमान में जो शैक्षिक संरचना है वो इस प्रकार से है। शैक्षिक संरचना में 10+2+3 ये शिक्षा का स्तर होना चाहिए इस प्रकार का। इसमें 10+2+3 मैंने आपको आज शिक्षा आयोग के 17 सिद्धांतों के बारे में प्रकाश डाला है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये मैंने RTE के तहत 2009 में शिक्षकों के ये सारे जो पहचान है वो आपको आज बताई हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।